प्यारे बच्चों, स्थिर बैठकी में आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसा कि हमने बताया पहले ही वीडियो में बताया स्थिर बैठकी के बारे में कि स्थिर बैठकी जब तक हम लोग अध्ययन करेंगे तब तक आवेश स्थिर रहेगा, आवेश एक जगह स्थिर रहेगा, गतिमान नहीं रहेगा। इसी क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ध्यान दीजिए, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिसमें एक चुंबक है जिसका उत्तरीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। इसकी परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्र है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। ये रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये जो है काल्पनिक रेखा है, लेकिन ये वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। तो इसका अर्थ यह है कि चुंबक है तो इसके चारों ओर रेखा नहीं होती, वास्तव में नहीं होती है, देखने में नहीं मिलती है। इस रेखा को हम कल्पना करके हम बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का वास्तविक प्रदर्शन करते हैं। रेखाएं काल्पनिक हैं लेकिन प्रदर्शन क्या करती हैं? वास्तविक प्रदर्शन करती हैं। ठीक इसी तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र का वास्तविक प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत क्षेत्र को वास्तव में बताती है कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे कैसा है, कहाँ पे किस दिशा में है। ठीक इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैद्युत हमारे साथ नोट आप तैयार कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं, वे काल्पनिक वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र का वास्तविक प्रदर्शन करती है। हम आशा करते हैं कि आपको वैद्युत क्षेत्र रेखा समझ में आ गया होगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र का वास्तविक प्रदर्शन करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे आवेश है प्लस धन आवेश है और यहाँ पे एक ऋण आवेश है। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से प्रारंभ होकर ऋण की ओर जाती हैं, यानी धन से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी हम दूसरे पॉइंट दे सकते हैं कि वैद्युत
क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई एकल आवेश है, एकल आवेश का मतलब कोई धन आवेश है, ऐसे मान लीजिए ये धन आवेश है या यहाँ ऋण आवेश है, तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार होती हैं। यहाँ पे एक आवेश नहीं था, यहाँ पे एक धन आवेश और एक ऋण आवेश पास पास थे। यहाँ अकेला है धन आवेश, एकल आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी। यहाँ ऋण आवेश है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे होंगी। ऐसे होंगी, यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। अनंत पर समाप्त होती है। एकल आवेश के लिए अकेला आवेश है धनावेश, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होंगी और ये अनंत तक जाएंगे। और एकल ऋणावेश है तो अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक समाप्त होंगे। ध्यान दीजिए, हम एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ले रहे हैं। सपोज कीजिए ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पर हम कई पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 ये 4 पॉइंट ले लेते हैं। अगर हमको इस वैद्युत क्षेत्र रेखा ये दिया गया है और इन बिंदुओं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखना है। एक पॉइंट नंबर 1 पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो दिशा के लिए हम एक स्पर्श रेखा उस बिंदु से स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा खींचते हैं। यह स्पर्श रेखा बताती है उस बिंदु पर दिशा। देख रहे हैं, यह वैद्युत क्षेत्र की यह दिशा इधर बता रहे, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। यानी अगली पॉइंट हमारी हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा
वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, वह स्पर्श रेखा उस क्षेत्र बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलाती है। ध्यान दीजिए, आगे हम और भी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे हम 4 प्रकार की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की जाए। चारों प्रकार की वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर ध्यान दीजिए। इस पॉइंट को समझने से पहले हम एक पॉइंट और समझते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमको ऐसी क्षेत्र रेखाएं दी गई, इन क्षेत्र रेखाओं पर हम कई बिंदु ले रहे हैं। एक बिंदु यहाँ ले लिए, ये मान लीजिए एक है, एक यहाँ ले लीजिए, ये 2 है, और एक यहाँ ले लीजिए, ये 3। इन बिंदु से होकर के हम समान क्षेत्रफल का वृत्त खींचेंगे। समान क्षेत्रफल का वृत्त, जितनी एरिया इसकी है उतनी इसकी है, उतनी ही एरिया इसकी है। तो हम देख रहे हैं कि इस वृत्त से 3 क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, जबकि इससे 2 गुजर रही है और इससे 1 गुजर रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समान एरिया में यहाँ पे 3 गुजर रही है। यानी अगर क्षेत्र की बात करें, E1 पॉइंट नंबर 1 पर क्षेत्र है, E2 बिंदु 2 पर क्षेत्र है, E3 बिंदु 3 पर क्षेत्र है। तो देख रहे हैं कि समान एरिया में यहाँ पे 3 क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यहाँ पे 2 गुजर रही हैं, यहाँ 1 गुजर रही है। तो समान क्षेत्रफल से जहाँ पे ज्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, वहां पे क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। यहाँ ज्यादा गुजर रहे हैं, E1 पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, E2 पर इससे कम है, E3 पर सबसे कम है। यानी हम कह सकते हैं E1 is greater than E2 is greater than E3। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां पे क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक है, घनी है,
वहां पे क्षेत्र क्या है, प्रबल है। जहां पे दूर दूर है क्षेत्र रेखाएं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल नहीं। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पर। 4 हम डायग्राम ले रहे हैं, ये किया है, ये कैसे ले रहे हैं। एक इधर ले रहे हैं, और एक डायग्राम ऐसे ले रहे हैं। चारों चित्रों पर विचार करें। क्षेत्र की परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा विचार करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने बताया है कि क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब यहाँ पे किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा की दिशा क्या होगी, एक ही होगी। यानी यहाँ पर दिशा क्या है, दिशा क्या है, नियत है। एक ही दिशा में, दिशा नियत है। परिमाण की बात करें तो देख रहे हैं दोनों क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो ये गैप है, ये क्या है, बराबर है। ये गैप बराबर है, यानी ये रेखाएं क्या है, परस्पर है, समांतर बराबर है। तो जब क्षेत्र रेखाएं, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पे घनी है वहां पे विद्युत क्षेत्र प्रबल है, जहाँ दूर दूर है वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल नहीं है, कमजोर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण सभी जगह क्या है, नियम बराबर। यहाँ पे यहाँ पे हम दिशा की बात करें तो दिशा यहाँ पे अलग अलग, दिशा अलग अलग है। इसका मतलब दिशा क्या है, नियत नहीं, दिशा नियत नहीं। परिमाण की बात करें तो परिमाण को हम क्षेत्र रेखाओं के बीच के गैप से देखते हैं। तो देख रहे हैं कि क्षेत्र रेखाओं के बीच जो गैप है ये समान है, यानी परिमाण क्या है, नियत। अब समझ गए होंगे आप, ये दो डायग्राम समझ गए होंगे। समझने के बाद अब यहाँ आप ऑटोमेटिक दिशा और परिमाण को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर दिशा की बात करें सभी स्पर्श रेखाएं एक ही दिशा में आएंगी, यानी दिशा क्या होगी, नियत होगी। दिशा क्या होगी, नियत होगी। और परिमाण की बात करें तो ये गैप जो देख रहे हैं ये गैप समान नहीं है, इसका मतलब परिमाण नियत नहीं है, परिमाण नियत नहीं है। यहाँ पर देखें स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखाओं की दिशा अलग अलग आ रही है, इसका मतलब दिशा नियत नहीं है, दिशा नियत नहीं है। और परिमाण की बात करें तो गैप जो है गैप भी अलग अलग है, यानी परिमाण भी नियत नहीं है। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो गैप है अगर समान है तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र समान होगा। और गैप जो है असमान है तो वैद्युत क्षेत्र असमान होगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद जो प्यारे बच्चों इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। धन्यवाद।